हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? ये हमारा यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स जीएस 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 4 है, जिसमें हम लोग जीएस के विभिन्न प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इस टेस्ट सीरीज़ को लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सोते समय हमारा रक्तदाब घटता है। सोते समय हमारा रक्तदाब घटता है, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये, ना कि बढ़ता है। सी नंबर में है रक्तदाब पहले घटता है फिर बढ़ता है। डी नंबर में है पहले जैसा रहता है। तीनों विकल्प गलत हैं। हमारा आंसर होगा सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो वो घटता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी दोस्तों सामान्य विज्ञान से ही है। रेल और मोटर गाड़ियों को रोकने हेतु यातायात संकेत के रूप में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा कॉमन सेंस आप लगाइए। आप लोगों ने देखा भी होगा, रेल और मोटर गाड़ियों को रोकने हेतु यातायात संकेत के रूप में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सीधा आंसर होगा दोस्तों कि विकल्प नंबर सी, इसका बिखराव कम होता है। लाल रंग का बिखराव कम होता है, जिससे यह लंबी दूरी से भी दिखाई देता है। हमारा आंसर होगा दोस्तों कि लाल रंग जो है इसका बिखराव कम होता है, जिससे यह लंबी दूरी से भी दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से है, राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो सीधा सा बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सीधा सा आंसर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल है दोस्तों, उसमें हम लोग बिल्कुल समय नहीं लेंगे, तुरंत क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर देंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। बताना है दोस्तों कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 27 जून को, यानी विकल्प नंबर सी, विश्व मधुमेह दिवस 27 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्चुअल क्वेश्चन, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला स्थित है। हमें बताना है लोकेशन दोस्तों कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यह जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में। नेक्स्ट देखेंगे जमशेदपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों ये एक सुमेलित करने का क्वेश्चन है, जिसमें आपके एक तरफ संगठन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके मुख्यालय के नाम दिए गए हैं। हमें उनको सुमेलित करना है। इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। ये नंबर है यूनेस्को, जिसके सामने पेरिस दिया गया है। बी नंबर विश्व बैंक, जिसके सामने वाशिंगटन डीसी। सी नंबर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसके सामने न्यूयॉर्क। और डी नंबर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसके सामने जेनेवा दी गई, जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा यूएनओ की स्थापना यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। उसी के रिगार्डिंग दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे दोस्तों संगठन बनाए गए थे, जिससे हमारे विश्व स्तर पर हर चीज़, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या फिर संबंध हो, वो सुरक्षित रह सके। ठीक वही से क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन से संगठन कहाँ पे हैं, उनका लोकेशन बताना है हमें। तो फर्स्ट पे है यूनेस्को, जिसके सामने पेरिस है। ये बिल्कुल सही दोस्तों, यूनेस्को कहाँ पे है? पेरिस में है। दूसरा दोस्तों विश्व बैंक दिया गया है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। ये भी बिल्कुल सही दोस्तों, बी नंबर विकल्प भी हमारा सही है। यूनेस्को पेरिस और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी दोस्तों वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो जो कि अमेरिका की राजधानी है, यूएसए की राजधानी है। थर्ड नंबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसके सामने न्यूयॉर्क दिया गया है। ये गलत है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन में है, ना कि न्यूयॉर्क में है। हमारा सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत जा रहा है दोस्तों, और हमें यहाँ बताना है गलत ही, क्योंकि आपसे पूछा है सुमेलित जो नहीं वही बतानी है। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। यूनेस्को हमारा सही है और विश्व बैंक हमारा सही है, और डी नंबर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ये जेनेवा में ही है, तो डी नंबर भी सही है। यहाँ पे हमें बताना है दोस्तों गलत, तो हमारा आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का
मुख्यालय न्यूयॉर्क ना होकर यह है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में। इसी के साथ कुछ और जान लेंगे दोस्तों हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। जैसे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ना कि न्यूयॉर्क में है, जो हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद यूनेस्को हम लोगों ने देखा ही, इसका मुख्यालय पेरिस में ही है। विश्व संगठन WHO और WTO ऐसा कह सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन, ये दोनों दोस्तों कहाँ पे हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन, ये भी दोस्तों जेनेवा में ही है। तो जेनेवा से क्या क्या हो गया दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर लेंगे। एक WHO हो गया यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO और यूनेस्को। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो हमारा D नंबर विकल्प है, ये चार चीज़ें दोस्तों जेनेवा में ही हैं। और विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF जिसको कहते हैं, वो वाशिंगटन डीसी में है। इसके अलावा दोस्तों रोम में एक है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, ये हमारा रोम में है। और दोस्तों कुछ और संगठन के नाम जान लेते हैं, जैसे यूनिसेफ जो कि न्यूयॉर्क में है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा उपकरण वियना में है, और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, पर्थ किस नदी के तट पर स्थित है, ये हमें बताना है। पर्थ से आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों एक शहर है पर्थ, आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ क्रिकेट मैच होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ब्रिस्बेन है, सिडनी है, एडिलेड है, यहाँ पे भी क्रिकेट मैच होते रहते हैं। तो आप लोग जानते हैं पर्थ काफ़ी हाईलाइटेड दोस्तों शब्द है। तो ये बताना है हमें किस नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों स्वान। क्या है? स्वान। पर्थ किस नदी के तट पर स्थित है? स्वान नदी के तट पर स्थित है। बाकी तीन विकल्प हमारे पास हैं दोस्तों, हडसन, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? हडसन। उसके बाद क्या है दोस्तों हडसन, स्वान, हडसन, न्यूयॉर्क, हडसन। दोस्तों हडसन नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर न्यूयॉर्क जो हडसन नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों दूसरा विकल्प था हमारा ला प्लाटा दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स शहर ला प्लाटा नदी के तट पर स्थित है। तीसरा दोस्तों डार्लिंग नदी के तट पर स्थित शहर वो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर दोस्तों सिडनी जो डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। बाकी हमारा आंसर था दोस्तों स्वान नदी जो पर्थ शहर, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर पर्थ जो स्वान नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, समाधि स्थल तथा संबंधित व्यक्तियों से बताने दोस्तों किस समाधि स्थल किस व्यक्ति से संबंधित है। ये नंबर है बीरभूम राजीव गांधी, ये बिल्कुल सही है। हमें बताना है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की कोशिश करें, हमें नहीं बताने हैं। बीरभूम राजीव गांधी बिल्कुल सही है। दो है किसान घाट दोस्तों चौधरी चरण सिंह की है, ये हमारा गलत हो जाएगा। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, ये भी बिल्कुल सही है। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ये C और D ये तीनों विकल्प सही है, B विकल्प हमारा गलत है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर B, क्योंकि हमें नहीं बताने थे। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कर्मानुसार व्यवस्थित करने हैं। हमें कर्मानुसार व्यवस्थित करने हैं। एक है ये 1 नंबर दोस्तों स्टेटमेंट है हमारा साइमन कमीशन का भारत आगमन। B नंबर है असहयोग आंदोलन। C नंबर है पूना पैक्ट। और D नंबर है दोस्तों यानी 4 नंबर है गांधी इरविन समझौता। हमें बताने दोस्तों यहाँ पे क्रमानुसार कौन सबसे पहले हुआ, उसके बाद में कौन हुआ, उसके बाद में कौन हुआ, उसके बाद में कौन हुआ। चारों विकल्प हम अपने सामने कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हमारे चारों विकल्प हमारे सामने हैं। हमें बताने हैं निम्न में से कौन सा इसमें पहले हुआ। क्रम से हमें दोस्तों क्रमवाइज करने हैं। चारों विकल्प कोड के माध्यम से हमारे सामने हैं। चारों दोस्तों ये हमारे ऑप्शन है। हमें बताने क्रमानुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट और गांधी इरविन समझौता। तो बताइए दोस्तों, थोड़ा सा आप भी इसमें दिमाग लगाइए, इसमें से कौन पहले हुआ था, उसके बाद में कौन हुआ था, उसके बाद में कौन हुआ था। तो इसमें दोस्तों आएगा सबसे पहले असहयोग आंदोलन,
क्योंकि असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, 1920। तो सबसे पहले आएगा असहयोग आंदोलन 1920 के बाद में। दूसरा है साइमन कमीशन का भारत आगमन जो कि 1928। पहले इनका क्रमवार लगा लेते हैं दोस्तों। असहयोग आंदोलन 1920, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। उसके बाद आएगा दोस्तों गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931। और नेक्स्ट पे आएगा दोस्तों लास्ट में पूना पैक्ट जो होता गांधी अम्बेडकर के बीच में 1932 में। यानी सबसे पहले आएगा असहयोग आंदोलन 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928, 2-1 के बाद में गांधी इरविन समझौता 1931 और पूना पैक्ट 1932। 2-1-4-3 विकल्प में देखेंगे दोस्तों तो हमारे विकल्प में आ रहा है विकल्प नंबर डी में। अतः हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी। 2-1-4-3 असहयोग आंदोलन 1920, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928, गांधी इरविन समझौता 1931 और पूना पैक्ट 1932। 2-1-4-3 विकल्प नंबर डी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों सूची से ही है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी होते हैं, केवल आप थोड़ा सा इम्युलेट करें तो तुरंत आप उत्तर तक पहुंच जाते हैं। चलिए देखेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग करके जोड़े बनाइए। सूची 1 सूची 2 वन की प्रकृति यानी कैसे वन है और उनका क्षेत्र क्या है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, पूरा क्वेश्चन हम लोग सामने कर लेते हैं। पहला दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जिसके सामने शिवालिक है, फिर मानसूनी वन उसके सामने शिलांग है। सी नंबर है समशीतोष्ण वन, इसके सामने दिया गया है पश्चिम बंगाल, और मैंग्रोव के आगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ दी गई हैं। नीलगिरी की पहाड़ी है दोस्तों, वही दिया गया है नीलगिरी। नीचे हमारे कूट के 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, तो हम लोग इसको लगाने का प्रयास करते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये नंबर है दोस्तों। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, आप इसमें आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार का दोस्तों ऑप्शन आपको मिलेगा शिलांग में। कहाँ पे? शिलांग में ही दोस्तों, क्योंकि बारिश आप लोग जानते ही हैं। तो सदाबहार वन आपको देखने को मिलेंगे शिलांग में। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का होगा 2 नंबर, यानी ये का 2 हम लोग देखेंगे। तो ये का 2 हमारे किस में आ रहा है? ये में आ रहा है और सी में आ रहा है, यानी बी विकल्प और डी विकल्प हमारे गलत हैं। बी विकल्प और डी विकल्प हमारे गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मानसूनी वन। तो मानसूनी वन आपको इसमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। हमें विकल्प के अनुसार चलना है, भले और अन्य जगह जहाँ सदाबहार वन उगते हैं, मानसूनी वन भी उगते हैं, मैंग्रोव भी उगते हैं, ज्वारीय वन, कटीले वन, झाड़ियाँ, हम सब कुछ पढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन हमें यहाँ पे चलना है विकल्प के अनुसार। तो मानसूनी वन विकल्प के अनुसार कहाँ देखने को मिलेंगे दोस्तों? इसमें पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। यानी हमारा बी का क्या होगा? 3 होगा। अब बी का 3 हम लोग देखेंगे किस में है। तो दोस्तों हमारे 2 विकल्प तो गलत ही थे, बी और डी, ये और सी में हमें मिलाना है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल यानी बी का 3 किस में मिल रहा है? एक मिनट दोस्तों, लगता है हम लोगों से क्वेश्चन गलत हो गया है। 1 सेकेंड, फिर से इसको मिलाते हैं, थोड़ा साफ कर लें इसको। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का हमारा है शिलांग। उसके बाद 1 मिनट दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का शिलांग, यानी ये का हमारा जा रहा है दोस्तों पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 पे शिलांग लगा हुआ है। फिर है मानसूनी वन। मानसूनी वन का क्या आएगा दोस्तों? शिवालिक है, शिलांग है, पश्चिम बंगाल, नीलगिरी। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों हमारा मानसूनी वन का शिवालिक। मानसूनी वन का कौन सा होगा? शिवालिक होगा, क्योंकि दोस्तों 2 समशीतोष्ण और मैंग्रोव वन है, उनके अनुसार यही बैठ रहा है सीधा। मानसूनी वन का क्या हो जाएगा? शिवालिक। शिवालिक आप लोग जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो जानते हैं महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और लास्ट में हमारे शिवालिक हिमालय हैं। तो शिवालिक हिमालय, मानसूनी वन आपको शिवालिक हिमालय पे दिखाई देंगे। उसके बाद समशीतोष्ण वन है दोस्तों, समशीतोष्ण वन। तो समशीतोष्ण वन हम लोगों को देखने को मिलेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और मैंग्रोव दोस्तों ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहाँ पे बनता है?
पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। तो मैंग्रोव पहाड़ियाँ या दोस्तों सुंदरी वृक्ष जो बोले जाते हैं वो हमें पश्चिम बंगाल पे दिखाई देंगे। दोस्तों कभी कभी विकल्प काफ़ी कॉम्पिटिटिव दे देते हैं, हमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाना पड़ता है लोकेशन के हिसाब से। ठीक वही यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का हमारा हो जाएगा शिलांग। चलिए एक बार इसको फिर से मिला लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का शिलांग यानी ये का 2। अब ये का 2 हमारे 2 विकल्प में है, सी में और ये में। उसके बाद मानसूनी वन का शिवालिक यानी बी का हमारा 1 हो रहा है, बी का 1 केवल सी नंबर विकल्प में। दोस्तों विकल्प नंबर सी हमारा सही जा रहा है। और सी नंबर है समशीतोष्ण। समशीतोष्ण हमें देखने को मिलेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और मैंग्रोव दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो 2 1 4 3 हमारे सी नंबर विकल्प में है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन है। हमें बताना है यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है। तो यह है कर्नाटक से। यक्षगान कर्नाटक से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों हमने टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन को भी डाल दिया है। चलिए आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन में। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हम 3 से 4 बार इसलिए बोलते हैं कि आप भी अपने दिमाग में कांस्टेंट होगा, इसको रख लीजिए। दोबारा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रहे और आप तुरंत विकल्प पर टिक मार सकें, आपके आंसर सही हो सकें। तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल यानी विकल्प नंबर बी। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से दोस्तों हमारा ये रैपिड फायर का क्वेश्चन है जो यूपी स्पेशल से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हम इसलिए डाल दें कि कम से कम समय लगे और आपका दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी रिवीजन हो सकें। दोस्तों जनगणना 2011 से रिलेटेड है, जिसमें हमें अपनी जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, ये सारी चीज़ें दोस्तों जो यूपी स्पेशल से पूछ ली जाते हैं, इनका हम लोग यहाँ रैपिड फायर के जरिए रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो महोबा है। 2 चीज़ आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों यूपी स्पेशल से। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 15 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो वो है गाजियाबाद। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश में, तो गाजियाबाद। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन हमारा वही है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला वो है श्रावस्ती। आगे देखेंगे दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वो है बागपत। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वो है बलरामपुर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अपने 8 क्वेश्चन रैपिड फायर के जरिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल से दोस्तों जनगणना से रिलेटेड है उनको भी देख लिया। और दोस्तों इसमें 12 क्वेश्चन हम लोगों ने स्टैटिक जीके व करंट से संबंधित दोस्तों विभिन्न विषयों के यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया। तो दोस्तों इस तरह से आप टेस्ट सीरीज़ के जरिए इन क्वेश्चनों को लगाएं और प्रैक्टिस करें दोस्तों, देखें कि आपके कितने सही क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ जो सामान्य हिंदी का होगा। दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप रिवीजन करें